अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा 10th वीडियो है ऑन द क्वेश्चन बैंक सीरीज और आज हम लोग सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू है, अ स्टैंडिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड विद द अदर एंड फ्री। मतलब एक स्ट्रिंग है जिसका एक एंड तो फिक्स्ड है लेकिन दूसरा एंड फ्री है। अब ये स्ट्रिंग हमारे जो हमने बुक में पढ़ा है उस स्ट्रिंग से अलग कैसे हुआ, देखो whatever we have learnt in the book, in that case both the ends were fixed, whereas इस string में एक end तो fixed है but the other end is free। तो what is the consequence of that कि जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पे हमेशा नोड बनेगा और जो फ्री एंड है वहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनेगा। तो ये आपको जब भी डायग्राम ड्रॉ करना है तो याद रखना है कि फिक्स्ड एंड पे नोड बनाएंगे और जो फ्री एंड है वहाँ पे एंटी नोड बनेगा। क्वेश्चन पूछा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी, तो मैं आपको डायग्राम बना के विजुअलाइज करवा देता हूँ। सो दिस इज द स्ट्रिंग, ओके, और उसका एक एंड फिक्स्ड है एक एंड फ्री है और कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। अगर आप उस पर लूप्स बनाओ तो कुछ ऐसे बनेगा। देखो आपको यहाँ पे हमेशा एंटी नोड बनाना है और यहाँ पे हमेशा नोड, मतलब एक नोड और एक एंटी नोड। नेक्स्ट हायर मोड में क्या होगा, दो नोड और दो एंटी नोड, और उससे भी नेक्स्ट हायर मोड में थ्री नोड और थ्री एंटी नोड। सो दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज दैट एग्जिस्ट। ऑफ कोर्स इसके आगे जाएंगे तो सेवन नोड्स, सॉरी इसके आगे जाएंगे तो फोर नोड्स फोर एंटी नोड्स, ऐसा बढ़ता ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एन एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा 1 बाई 4। हियर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा 2 बाई 4। मतलब मैंने क्या किया, इसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाई। तो एक बार तो सिचुएशन में क्या हुआ, एक नोड और एक एंटी नोड आया, अगले सिचुएशन में दो नोड दो एंटी नोड, अगले सिचुएशन में तीन नोड तीन एंटी नोड। इसलिए लैम्डा हर बार अलग अलग होगा, वेवलेंथ ऑफ द वेव इज डिफरेंट, इसलिए लूप का साइज अलग अलग है बट स्ट्रिंग वही है, राइट। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमको याद रखना है कि हमेशा फ्री एंड पे तो नोड एंटी नोड बनेगा और फिक्स्ड एंड पे नोड बनेगा। तो इस तरह से मैंने तीन डायग्राम बना लिया एंड आई फाउंड दैट कि पहले केस में लेंथ इज लैम्डा बाई 4, सेकेंड केस में 3/4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ और थर्ड केस में 5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 4। तो इस तरह से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि इट शुड बी ऑलवेज एंड व्हाट, इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 4, ऑड टाइम्स लैम्डा बाई 4 होना चाहिए, राइट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज सम इक्वेशन इज गिवन, ओके, देन द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज। आपको याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेव हमेशा डायरेक्टली निकालते हैं अगर इस तरह से इक्वेशन दिया हो तो। वेलोसिटी ऑफ वेव का मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, कोइफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, कोइफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, और मॉड ले लो, मतलब साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू कोइफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड, मतलब साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अब आप देखो टाइम का कोइफिशिएंट है 200 और एक्स का कोइफिशिएंट क्या है 1/150, 200 बाई 1/150, ऐसे आंसर आएगा। 200/1/150 जो शायद 30,000 होगा और यूनिट देखो सेंटीमीटर था, CGS। तो वेलोसिटी का आंसर आएगा 30,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो उसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो 300 मीटर पर सेकेंड। हो सकता है कुछ बच्चे ये नहीं जानते हो कि सर आपने ऐसे कैसे निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ वेव। यही फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ वेव का, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आपको टीचर्स ने आपके नहीं पढ़ाया होगा, बट ये वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला है ओमेगा बाई के, दैट इज कोइफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर एग्जाम में भी पूछा जाता है एंट्रेंस में या किसी भी एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना रहता है, राइट। अच्छा, ये साइन का क्या इंपॉर्टेंस है, साइन से तो ये पता चलता है कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है या नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। फिलहाल हमको तो सिर्फ वेलोसिटी या स्पीड निकालनी थी वेव की, तो हमने निकाल ली, करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड वन। अ मैन स्टैंडिंग अनसिमेट्रिकल position between two mountains and fires a gun. He hears the first echo after 1.5 seconds and the second echo after 2.5 seconds. If the speed of the sound is 340, the distance between the mountains will be। ये मिलता जुलता क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के बुक में है और देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ आपको। लेट अस से ये एक माउंटेन है और ये दूसरा माउंटेन है, वर्टिकल लाइंस माउंटेन है। अब यहाँ से आदमी फायर कर रहा है और उसको दो बार इको सुनाई दे रहा है। इको मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड दोबारा सुनाई देता है। तो समझो यहाँ से जो फायरिंग का साउंड निकला वो इस माउंटेन से टकरा के यहाँ तक आया
और इस तरफ वाला इस माउंटेन से टकरा के, ऑफकोर्स अलग अलग टाइम इसलिए लगे बिकॉज डिस्टेंस इसका अलग अलग है, एक माउंटेन के वो पास होगा शायद और एक माउंटेन से दूर होगा, वो सिमेट्रिकली नहीं खड़ा है बीच में। तो एक टाइम हम जानते हैं 1.5 सेकेंड और दूसरा टाइम है 2.5 सेकेंड। तो T1 है 1.5 सेकेंड और T2 है 2.5 सेकेंड। अब मैं बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस कवर्ड 2d1 है और डिस्टेंस का और एक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T1 इज इक्वल टू 2d1, मतलब T1 टाइम में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया साउंड और रिटर्न भी आया, तो 2d1 इज द डिस्टेंस कवर्ड। लेकिन डिस्टेंस का और एक फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो मैंने VT1 भी लिख दिया। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम T2 इज इक्वल टू 2d2, दैट इज VT2 इज इक्वल टू 2d2। ऐड कर लो दोनों को, अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो d1 प्लस d2 मिल जाएगा, वही तो मुझे चाहिए, राइट। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। तो d1 प्लस d2 विल बी v टाइम्स T1 प्लस T2 द होल डिवाइडेड बाय 2। So if I solve it, I think this is the answer, correct? So this is the final answer, 680 meters. Fourth one, a set of tuning forks is arranged in the ascending order of frequencies, each give 8 beats per second with the preceding one। मतलब ऐसे कुछ ट्यूनिंग फोक्स है, कितने हैं पता नहीं, बहुत सारे ट्यूनिंग फोक्स हैं ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पहला है ये दूसरा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 8 है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, या तो पहला वाला दूसरे वाले से 8 ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी में, 8 कम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स मतलब डिफरेंस। तो ऐसा हो सकता है कि पहला वाला 8 ज़्यादा है सेकंड वाले से, या ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला 8 कम है। डिफरेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे से कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एकदम क्लियरली बताता हूँ। सी, पहला दूसरा वाला गारंटी है कि पहले वाले से 8 बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ इट इज़ अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी f1 है तो डेफिनेटली ये f1 प्लस 8 होगा। इसके आगे वाला इसके साथ 8 बीट्स दे रहा है तो ये f1 प्लस 8 होगा। तो अगर आप ध्यान से सोचो तो ट्यूनिंग फोक्स आर अरेंज्ड इन व्हाट, इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर अरेंज्ड इन AP जिसको आप बोलते हो, राइट। तो AP का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसीज आर अरेंज्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 8, कॉमन डिफरेंस ऑफ 8। अब क्या बोला हुआ है देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फोक इज 120 एंड लास्ट इज 200, लास्ट इज 200, तो कितने हैं। अब लास्ट ट्यूनिंग फोक को मैं nth ट्यूनिंग फोक मान लेता हूँ, ओके। लास्ट ट्यूनिंग फोक को मैं nth ट्यूनिंग फोक मान लूंगा और मैं जानता हूँ कि फ्रीक्वेंसीज आर अरेंज्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, यही फॉर्मूला है AP का, ठीक है। तो अब मेरे लिए देखो क्या होगा, nth मतलब मैंने आपको बोला कि मैंने मान लिया कि nth वाला ही लास्ट वाला है, लेट nth फोर्क बी द लास्ट फोर्क। तो ये लास्ट फोर्क की फ्रीक्वेंसी मैं जानता हूँ 200, फर्स्ट वाली की भी मैं जानता हूँ, फर्स्ट वाले की 120 है और कॉमन डिफरेंस भी मैं जानता हूँ 8 है। मुझे n निकालना है, n मतलब देखो लास्ट ट्यूनिंग फोक जो होगा, समझो लास्ट ट्यूनिंग फोक 10th ट्यूनिंग फोक है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्यूनिंग फोक्स 10 ही होंगे, राइट। तो मुझे n ही तो ढूंढना है। तो लेट मी सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड व्हेन आई सब्सटीट्यूट द वैल्यूज आई गेट द आंसर ऑफ n एस 11। तो हमारा आंसर 11 है, ठीक है। अब हम लोग 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये तो डायरेक्ट है, लॉ ऑफ टेंशन सेज दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। इसमें तो कुछ पढ़ाना ही नहीं है। द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के इंटीग्रल मल्टीपल्स को हार्मोनिक्स बोलते हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं 5th वाले का थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/2L रूट ऑफ T बाई म्यू। अगर L और म्यू कांस्टेंट होंगे तो मैं लिख सकता हूँ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं 7th। एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.4 इज ओपन एट बोथ एंड्स, ठीक है, ओपन एट बोथ एंड्स है, स्पीड दिया हुआ है, फंडामेंटल, डायरेक्ट फॉर्मूला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज V/2L, ओके। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स इज V/2L। V में जानता हूँ, L में जानता हूँ, बस सब्सटीट्यूट कर लूँगा तो आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर इज 425। नेक्स्ट, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द वेव इज मूविंग। देखो बहुत आसान तरीका है पता लगाना कि वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अगर t की कोएफिशिएंट और x की कोएफिशिएंट दोनों की साइन सेम है तो वेव चलेगा नेगेटिव x एक्सिस पे, और अगर t की कोएफिशिएंट और x की कोएफिशिएंट की साइन
अलग अलग है, मतलब एक प्लस है और एक माइनस है, तो वेव चलेगा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप हमेशा याद रखना, अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद आप याद रखना, अगर टी की कोएफिशिएंट और एक्स की कोएफिशिएंट की साइन सेम होगी, सेम, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो वेव चलेगा अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर दोनों की साइन अलग अलग हो तो वेव चलेगा अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो हम बता सकते हैं, राइट। So if x and t have the same sign, okay, wave is traveling along negative x axis. आगे वाई वेव मोशन इज डबली पीरियोडिक, बहुत सिंपल है, तो हम 11 में पढ़ चुके हैं। वेव अपने आप को शेप में भी रिपीट करता है, और जो ऑसिलेशन है पार्टिकल्स के वो हमेशा कैपिटल टी के बाद रिपीट होते रहते हैं। दैट मीन्स वेव इज नॉट ओनली रिपीटिंग इटसेल्फ इन शेप, अगर आप लैम्डा लैम्डा डिस्टेंस पे दिखो तो आपको वेव एक जैसा दिखेगा बार बार, तो वेव इज रिपीटिंग इट्स शेप इन एवरी डिस्टेंस ऑफ लैम्डा एंड द पार्टिकल्स रिपीट देयर सेम मूवमेंट्स आफ्टर टाइम टी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेव दो चीज़ों में पीरियोडिक होता है, स्पेस में भी और टाइम में भी, इसलिए उसको डबली पीरियोडिक बोलते हैं। तो मैं आंसर लिख देता हूँ, दिस इज द आंसर विच यू शुड राइट। व्हाट इज इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स, तो इसकी डेफिनेशन आप लिख देना जो मैंने दिया है यहाँ पे। ओके, व्हेन टू और मोर साउंड वेव्स मीट एट ए पॉइंट, तो क्या होता है, तो लाउडनेस एट दैट पॉइंट गेट्स मॉडिफाइड, चेंज हो जाता है वहाँ पे लाउडनेस। इफ़ टू और मोर साउंड वेव्स अराइव एट ए पॉइंट साइमल्टेनियसली, मतलब एट द सेम टाइम अगर दो या ज़्यादा साउंड वेव्स मिलेंगे तो जिस पॉइंट पे भी मिलते हैं वहाँ पे लाउडनेस चेंज हो जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज इंटरफियरेंस ऑफ साउंड वेव्स। व्हाट आर बीट्स, ये तो आपके गवर्नमेंट बुक में डायरेक्ट डेफिनेशन है, आपको याद करना है, बस याद रखना कि ये भूलना नहीं कि फ्रीक्वेंसीज शुड बी स्लाइटली डिफरेंट। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर हार्मोनिक्स, सब जानते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। ओवरटोन्स, ऑल हायर फ्रीक्वेंसीज आफ्टर फंडामेंटल, फंडामेंटल को छोड़ के जितने भी आगे के फ्रीक्वेंसीज है सबको ओवरटोन्स बोलते हैं, ठीक है, चाहे वो मल्टीपल हो या ना हो। स्टेट, तो मैंने लिखा है यहाँ पे, दे मे और मे नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इट्स ओके। देन स्टेट लॉ ऑफ लेंथ, अच्छा ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के मन में डाउट है, सर आप ऐसा कैसा बोल रहे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, बिकॉज हमने पाइप्स में पढ़ा है सारे हायर फ्रीक्वेंसीज इंटीग्रल मल्टीपल है, स्ट्रिंग्स में पढ़ा है सारे हायर फ्रीक्वेंसीज इंटीग्रल मल्टीपल्स है, राइट। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे सिलेबस में स्ट्रिंग्स और पाइप्स ही तो है खाली, ड्रम के बारे में हम नहीं पढ़ते, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में हम नहीं पढ़ते, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो जनरल है, राइट। तो ये करेक्ट है, दे मे और मे नॉट बी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्टेट लॉ ऑफ लेंथ, आप डायरेक्टली बुक से पढ़ लेना, एफ इज इन्वर्सली, आपको वर्ड्स में लिखना है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इफ टेंशन एंड लीनियर डेंसिटी आर कॉन्स्टेंट्स। सिमिलरली लॉ ऑफ टेंशन भी आप बुक में से लिख लेना, ये बुक में से ही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी इफ टेंशन एंड वाइब्रेटिंग लेंथ आर कांस्टेंट। व्हाट इज रेजोनेंस, इसका डेफिनेशन मैंने खुद लिखा है, तो आप देख लेना कि जब भी हम एक बॉडी को वाइब्रेट कराएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेन एवर वी मेक अ बॉडी ऑसिलेट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल ट्यूनिंग फोर्क यूज करके मैं एक स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा रहा हूँ, सो वेन एवर अ बॉडी इज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स हुज फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, मतलब मेरे बॉडी की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अलग है तो उसको बोलते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशंस, फोर्स्ड वाइब्रेशंस, और अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस। सो दो सिचुएशन हो सकता है कि एक स्ट्रिंग है जिसको मैं ऑसिलेट करवा रहा हूँ बाय यूजिंग अ ट्यूनिंग फोक, अगर मेरे ट्यूनिंग फोक जो होगी वो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होगी, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के नेचुरल फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है F 2F 3F, उससे मैच कर गई तो रेजोनेंस, और अगर मैच नहीं कर गई तो फोर्स्ड वाइब्रेशंस। तो देखो आप डेफिनेशन दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, खाली एक में इक्वल टू होता है एक में नॉट इक्वल टू होता है। तो अगर आप देखो तो ये रेजोनेंस की है, रेजोनेंस में सेम एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेम एज नेचुरल, दैट इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम एज नेचुरल, और अगर ऐसा होगा तो हम सब जानते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी हाई एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और यहाँ पे देखो इज डिफरेंट फ्रॉम मतलब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अ वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद अ फंडामेंटल, ये फंडामेंटल है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। अब स्ट्रिंग के फर्स्ट देखो, स्ट्रिंग में कौन सी फ्रीक्वेंसीज होती है, एफ, 2F, 3F, 4F। तो एफ के बाद जो पहला फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब 2F। इन जनरल, पहले मैं डेटा लिख देता हूँ, frequency of nth overtone is n plus 1 times of fundamental. Frequency of nth overtone is n plus 1 times of fundamental. So frequency of first overtone is 1 plus 1 time of fundamental, that is 2F. ठीक है, F तो मैं जानता ही हूँ, सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड, द अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। ड्यू टू दिस अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। मतलब पूरे स्ट्रिंग पे 4 लूप बने, फाइंड द स्पीड। देखो, अगर एक लूप का लेंथ होता है λ/2, तो 4 लूप का लेंथ होगा 4 λ/2। तो स्ट्रिंग पे 4 लूप बने, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ 4 लूप्स, या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 4 λ/2। ठीक है, तो 4 λ/2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो उससे मुझे लैम्डा मिल गया, लैम्डा मिल गया हाफ। एक बार लैम्डा मिल गया, फ्रीक्वेंसी में जानता ही था, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। आई विल गेट द आंसर। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a stationary wave set up in a string having both fixed ends, what is the ratio of fundamental frequency to third harmonic? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब f, थर्ड हार्मोनिक मतलब 3f, तो रेशो क्या होगा, f अपॉन 3f, 1/3। एनीवेज मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अपॉन थर्ड हार्मोनिक इज f अपॉन 3f, दैट इज, यहाँ पे मैंने लिखा है थर्ड हार्मोनिक मतलब 3f होता है, तो रीअरेंज कर लो टर्म्स को, आपको आंसर आ जाएगा। व्हाट आर स्टेशनरी वेव, वाई दे आर कॉल्ड एज स्टेशनरी वेव, इसका आंसर ये पढ़ लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरटोन एंड हार्मोनिक, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, 2 पॉइंट आप पढ़ लेना। स्टेट एनी फोर एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, बुक में मिल नहीं रहा था तो मैंने खुद से लिख दिया, ये भी आप पढ़ लेना। दे आर यूज्ड इन ट्यूनिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिटरमाइनिंग हार्मफुल गैसेस, प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल गैसेस इन माइंस, यूज्ड इन सायरन्स। ओके, तो आप देख लेना ये। ओके, और next, prove that pipe open at both end of length 2L has the same fundamental frequency of another pipe of closed length L। ठीक है, काफ़ी इजी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, पहले मैं इनका लेंथ का डेटा लिख देता हूँ कि ओपन पाइप का लेंथ तो 2L है और क्लोज्ड पाइप का लेंथ तो L है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप का क्या फॉर्मूला है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप इज गिवन बाय V/2LO, V/2LO, LO मतलब लेंथ ऑफ क्लोज्ड। अब LO तो दिया है 2L, है ना, LO दिया हुआ है 2L, तो LO के जगह पे मैं 2L लिख लेता हूँ, तो मुझे कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिल गया, राइट। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप इज V/4LC, और LC मुझे दिया हुआ है L, लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप इज L, तो इसको सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ। अब रेशो ले लेता हूँ, देखो रेशो लूँगा तो इक्वली तो आएगा दोनों का। इसका 1 और 2 को देखो आप ध्यान से, अगर आप इक्वेट करोगे 1 और 2 को, तो FO इज इक्वल टू FC आएगा। ठीक है, हाउ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग वायर इज अफेक्टेड इफ द लोड इज फुल्ली इमर्स्ड इन वाटर। अब देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, 1/2L√T/μ। लोड मतलब वो वेट जो वायर को खींचता है, मतलब जिसके वजह से टेंशन होता है। अगर आप उस लोड को पानी में डाल दोगे तो डेफिनेटली टेंशन कम हो जाएगा। और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो अगर टेंशन कम तो फ्रीक्वेंसी कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट ऑफ 10 kg। मतलब वेट 10 kg है तो टेंशन होगा mg, दैट इज 10 इंटू जी, 10G होगा, या 10 इंटू 9.8 या 10 इंटू 10 कर लेना आप। ठीक है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100, डिटरमाइन द लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी मतलब म्यू या छोटा m लिखा है आपके बुक में, मैं भी छोटा m लिखता हूँ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोक इज 1/2L√T/μ। ठीक है, मैंने G को 10 लिया है। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 1/2L√T/m। सब कुछ हम जानते हैं, सिर्फ m निकालना है, स्क्वायर कर लो, रीअरेंज कर लो टर्म्स को, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, 0.25 इंटू 10⁻⁻²। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट, find the amplitude of the resultant wave
अच्छा, ये आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आर्टिकल 6.4.3 ऑन पेज 136 ऑफ गवर्नमेंट बुक, और आपको लिखना कहाँ तक है, इक्वेशन 6.7 तक ही लिखना है। शो दैट इवन एज वेल एज ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज ओवरटोन्स इन द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। ये आपको मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग लिखना है। तो राइट एंटायर आर्टिकल 6.7.5 ऑन पेज 146। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो इसके लिए आपको राइट एंटायर आर्टिकल 6.7.6 ऑन पेज 147। तो आप चेक कर लेना गवर्नमेंट बुक को, आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का मतलब क्या होता है, दोनों की डेंसिटी सेम है एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर, वन वायर इज लोडेड विथ 1 kg, मतलब एक में टेंशन 1 kg है या 1 kg वेट लिख सकते हैं, और दूसरे में 9 kg वेट है। द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज 60, मतलब एक का वाइब्रेटिंग लेंथ 60 है। फाइंड एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम एज द सेकेंड, मतलब दोनों वायर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अदर वायर। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। आई विल राइट डाउन द डेटा। सेम मटेरियल मतलब सेम डेंसिटी। नाउ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वायर इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/2L रूट ऑफ T बाई म्यू। अब दोनों वायर्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। देखो क्या क्या सेम है इसमें, याद रखना लीनियर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रो इंटू ए। रो इंटू ए आप बुक में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे रो सेम है, एरिया सेम है, तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, F विल बी प्रोपोर्शनल टू T बाई रूट T बाई L। या आप ऐसा कर लो, या आप सीधा डेटा लिख दो, फ्रॉम डेटा F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर लो। अब M को रो ए, M दोनों का सेम होगा ना, क्योंकि रो और A सेम है दोनों का, तो M तो सेम होगा, तो M तो कट जाएगा दोनों का, और 2 भी कट जाएगा, तो आ जाएगा आंसर। आई थिंक यू शुड गेट द आंसर नाउ। तो L2 विल बी इक्वल टू व्हाट, L1 टाइम्स रूट ऑफ T2 बाई T1। सारे डेटा हमको पता है, सब्सटीट्यूट कर लो, आंसर आ जाएगा। नाउ लेट अस डू द फिफ्थ वन, फिफ्थ क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव इज y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये हमको 5-6 क्वांटिटीज निकालने हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। ठीक है, लेट अस सी। सो अब देखो, सिर्फ वेलोसिटी पूछा होता तो वापस में वही करता, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बट इस बार सब कुछ पूछा है, तो मैं एक काम करूंगा, सारे टर्म्स को साइन के अंदर ले जाऊंगा, और अब मैं इसको कंपेयर कर लूंगा विद द जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव। व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस 2 पाई एक्स पाई लैम्डा। अब कंपेयर करेंगे तो देखो a और यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, फिर ओमेगा t विल बी इक्वल टू 4 पाई t बाई 0.05। तो इससे आपको ओमेगा मिल जाएगा या फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। 2 पाई एक्स बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू पाई एक्स बाई 0.5। इन दोनों को कंपेयर कर लो तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। एंड नाउ वेलोसिटी चाहिए तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो लैम्डा मिल गया, f मिल गया, वेलोसिटी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, दैट शुड गिव यू द आंसर। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ वन, अ स्ट्रेच्ड सोनोमीटर वायर इज इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फोक। मतलब एक ट्यूनिंग फोक है और एक वायर है और दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल है। तो मैं लिख देता हूँ डेटा कि एक वायर है जिसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, लेंथ L1 है, और एक ट्यूनिंग फोक है और दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल है। यूनिसन मतलब इक्वल। फिर जब व्हेन द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4%, मतलब वायर की लेंथ 4% इंक्रीज हुई, द नंबर ऑफ बीट्स इज 6, मतलब डिफरेंस 6 हो गया। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 4%, मतलब न्यू लेंथ ऑफ द वायर विल बी L1 प्लस 4% ऑफ L1, दैट इज 1.04 L1। और अब इन दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 6 मतलब या तो ये इससे 6 बड़ा है या तो 6 कम है। तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू F2 प्लस और माइनस 6। बट मैं ये भी तो जानता हूँ कि F और F1 इक्वल है, तो F के जगह पे F1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये अब बाय लॉ ऑफ लेंथ मैं जानता हूँ कि F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2। ओके, तो F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू व्हाट, L2 अपॉन L1। L2 1.04 L1 था, तो मैंने सब्सटीट्यूट कर दी और मुझे पता चला कि F1 इज ग्रेटर देन F2। देखो, क्योंकि F1 F2 से देखो ये जो रेशियो है 1 से बड़ा है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2।
तो अगर F1 F2 से बड़ा है तो डेफिनेटली मैं क्या लिखूंगा, F1 इज इक्वल टू F2 प्लस 6। और अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ F2 इक्वल टू F1 माइनस 6, और मैं सब्सटीट्यूट करूँगा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में। देखो सब्सटीट्यूट करके अगर मैंने सॉल्व कर दिया तो F1 का आंसर 156 हर्ट्ज आएगा, और मुझे F1 ही तो चाहिए था क्योंकि F1 ही तो F है, राइट। तो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू 156। हाँ, थोड़ा मैंने अलग टाइप में किया है सॉल्व, बट दिस इज़ माय वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, आप कुछ अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा पहले से ही अंदाज़ा लगा सकता था कि F1 बड़ा होगा कि F2 बड़ा होगा, क्योंकि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब L2 बड़ा है L1 से तो F2 छोटा होगा F1 से, डायरेक्टली भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, और या ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। अलग से करने की क्या ज़रूरत है, ऑन द वे हम प्रूव करते हुए जा सकते हैं आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ये तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो डायरेक्टली। राइट 6.5.2 ऑन पेज 138 एंड 139। कहाँ तक लिखना है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, टिल फर्स्ट पैराग्राफ ऑन पेज 139। Explain the production of beats and deduce analytically the expression for beats frequency. This you can write the entire 6.9.1 on page 150 and 151 till diagram on page 150। till diagram का मतलब क्या, डायग्राम ड्रॉ मत करना, डायग्राम के पहले ख़त्म कर देना है आपको, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड वेरीफाइज द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होगा, ओके, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज कौन सॉल्व करेगा इसको, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्थ वन, वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय टू वाइब्रेटर्स इन अ मीडियम हैव वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.1 मीटर। मतलब ये हमारा लैम्डा 1 है, ये हमारा लैम्डा 2 है। व्हेन साउंडेड टुगेदर दे प्रोड्यूस 8 बीट्स। मतलब दोनों के फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंस 8 है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड द फ्रीक्वेंसीज। चलो देख लेते हैं, डेटा लिख लिया मैंने। डिफरेंस 8 है, मतलब F1 या तो F2 से 8 ज़्यादा है या 8 कम है। नेक्स्ट, V इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1, V इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2। बिकॉज मीडियम इज द सेम और सेम वेव है तो वेलोसिटी तो सेम होगी, तो इक्वेट करूंगा तो आई कैन राइट F1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू F2 लैम्डा 2, या F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। लैम्डा 2 2.1 बाई, देखो फिर एक बार पता चला कि न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, मतलब ये आंसर 1 से ज़्यादा आने वाला है, तो न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर, मतलब F1 F2 से बड़ा है, ठीक है। अगर F1 F2 से बड़ा है तो F1 इज F2 प्लस 8, और इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 में, तो F2 मिल जाएगा, और F1 क्या है, F2 प्लस 8, तो आंसर आ गया। और V कैसे निकाल लो, या तो F1 लैम्डा 1 कर लो या तो F2 लैम्डा 2 कर लो, दोनों से आपको V मिल जाएगा। तो मैंने F1 लैम्डा 1 किया और आंसर आ गया 336 मीटर्स पर सेकेंड। सो दिस इज all about superposition of waves. So thanks for watching the video. Thank you.